नमस्कार दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे अजीज़ स्नेही जनों। आज फिर हम वापस आपके सामने अपना वही पीछे वाला जो टॉपिक अधूरा था, संधि विच्छेद के बारे में, हम उसी संधि विच्छेद को हम वापस लेके आ रहे हैं। तो मैं मित्रों, हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। अपना विषय है संधि विच्छेद। तो मित्रों, संधि विच्छेद को हम पहले शुरू कर चुके थे। इसको, इस संधि विच्छेद को हम पहले शुरू कर चुके थे और मैंने आपको ये बताया कि हमें व्याकरण की जो चीज़ें हैं वो उनको रटने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मित्रों, मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप शब्द के टुकड़े कर रहे हैं तो अपने ये 4 बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। एक तो है शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है मित्रों। एक तो ये है अपना पहला पॉइंट ये था। दूसरा ये है कि अगर उस शब्द का अर्थ नहीं निकलता है, अगर उस शब्द का अर्थ नहीं निकलता है, दोनों पदों में से किसी भी पद का अर्थ नहीं निकलता है, तो इसका और इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो हो सकता है वो उपसर्ग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है या फिर कोई प्रत्यय हो सकता है। प्रत्यय, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि प्रथम पद में उपसर्ग होगा, और प्रत्यय का मतलब ये है कि दूसरा जो पद है अपना, इसमें प्रत्यय होगा। प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग का मतलब हिंदी में जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या है? उपसर्ग है। तो इस प्रकार से शब्द के टुकड़े करने पर हमारे सामने या तो उपसर्ग होगा या फिर प्रत्यय होगा। अब फिर 3 नंबर पे हमने ये बताया कि अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा है, तो मित्रों ये जान लेना कि शब्द में या उन टुकड़ों में से कोई धातु या फिर कोई शब्दांश हो सकता है। तो मित्रों, इसी के आधार पर हम प्रत्येक संधि विच्छेद का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, हमने ये भी बताया था कि संधि विच्छेद के 3 भाग होते हैं और वो बार बार दोहराने की हमें आवश्यकता नहीं है। और हमने यह बताया कि संधि विच्छेद में हम शुरू करेंगे, सबसे पहले हम 1 नंबर पे लेके आएंगे, वो है स्वर संधि। और स्वर संधि को लेकर के मैंने आपको ये बताया था कि स्वर जितने भी बने हैं उन स्वरों का योग होगा। कहाँ योग होगा? एक तो इस प्रथम पद में और दूसरे पद में। प्रथम पद का ये अंतिम स्वर होगा और दूसरे पद का ये प्रथम, ये क्या होगा? ये भी स्वर होंगे, दोनों स्वर होंगे। अगर ये दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तो मित्रों वो हमेशा दीर्घ स्वर के रूप में ही परिवर्तन होगा। किसके रूप में होगा? ये दीर्घ स्वर ही होगा। और दीर्घ स्वर क्यों होगा? क्योंकि हमने मूल स्वर के बारे में ये बताया कि जो लघु स्वर हैं, उन लघु स्वर के और कोई टुकड़ा हो ही नहीं सकता, उनके कोई टुकड़े हो ही नहीं सकते। अगर टुकड़े नहीं होंगे तो ये स्वाभाविक है कि उन शब्दों की कोई संधि विच्छेद नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी दीर्घ स्वर हैं उन दीर्घ स्वर का योग यहाँ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। और स्वर संधि के बारे में हमने पिछली क्लास में यह भी बताया कि स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं और 5 भेद ये दिए गए हैं, लेकिन वास्तविक रूप में 5 भेद नहीं होते। वास्तविक रूप में भेद होते हैं उसके 6, लेकिन छठा भाग है वो कहाँ चला जाता है? वो छठा भाग यहाँ चला जाता है, या तो वो उपसर्ग में या फिर वो प्रत्यय में। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य में, जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण में उपसर्ग हैं, जितने भी हमारे हिंदी व्याकरण में जितने भी प्रत्यय हैं, वो सारे के सारे एक प्रकार से एग्जाम्पल किसके हैं मित्रों? ये संधि के ही उसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन उनका पार्ट अलग कर दिया गया है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर हम शब्द के टुकड़े कर रहे हैं तो टुकड़े करते समय या तो उपसर्ग हो या कोई प्रत्यय हो। तो मित्रों, इस प्रकार से स्वर संधि का एक एग्जाम्पल और हमारे सामने बाहर निकल के आता है। वो 5 प्रकार नहीं होंगे, वो प्रकार होंगे 6। लेकिन हमारी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से एक ढर्रा चला हुआ है, हमें उसी ढर्रे के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि अगर हम अपने ही नियम लागू करेंगे तो ये सारे नियम अपने फेल हो जाते हैं। फेल कब होंगे?
यहाँ से अपने हिंदी व्याकरण के जितने भी नियम वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। इसमें बहुत सारे अपवाद हैं, उन अपवादों की हम चर्चा करेंगे। चर्चा यहाँ तक करेंगे, उसका तार्किक विश्लेषण करेंगे कि ये अगर इस प्रकार से इसके टुकड़े हो रहे हैं तो आखिर व्याकरण इसको स्वीकार क्यों नहीं करता। लेकिन वो व्याकरण भी हमारे सामने दो राह के ऊपर सवार होकर के चल रहा है, और वो दो राहें कहाँ दिखाई देंगी उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे, उन्हीं का हम तार्किक विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, हम स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद न पढ़ करके हम 6 भेद पढ़ेंगे, और छठा भेद हमारा कहाँ है, ये उपसर्ग और प्रत्यय में है। तो मित्रों, स्वर संधि में पहला भेद हम लेके आएंगे, वो है प्रथम भाग है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब ये है कि मित्रों, जो भी दीर्घ स्वर हैं, क्या है, जो भी दीर्घ स्वर होंगे किसके, ए, ई, उ और रे के जो भी दीर्घ रूप बनते हैं, जैसे ये आ, इसमें ई और इसमें उ और ये री। अगर किसी भी शब्द में ये मात्रा और किसी भी शब्द में ये मात्रा और किसी भी शब्द में ये मात्रा और किसी भी शब्द में ये मात्रा, अगर किसी शब्द में ये मात्रा होती है, किसी भी शब्द में ये मात्रा होगी, ये आ की मात्रा होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, बड़ा ऊ की मात्रा होगी और री की मात्रा होगी। अगर ये मात्रा किसी भी शब्द में आ रही है तो मित्रों, हमें टुकड़े किस प्रकार से करने हैं, हमें टुकड़े इस प्रकार से करने हैं किसी शब्द के। क्यों करने हैं, देखिए, ए या आ हो सकता है, प्लस ए या आ हो सकता है। इन दोनों में से ये प्रथम पद और ये दूसरा पद, प्रथम पद का अंतिम स्वर तो ये होगा और दूसरे पद का प्रथम स्वर ये होगा। इन दोनों में से अगर कोई आपस में मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर आपस में मिलेंगे तो हमारे सामने ये आ की मात्रा ही होगी। क्यों होगी, हमने इन दोनों को शामिल क्यों किया, हमने इन दोनों को शामिल इसलिए किया क्योंकि हमने ये कहा कि शब्द के टुकड़े करते समय मित्रों उसका क्या निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। बस आपको यही ध्यान में रखना कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, बाकी ये नियम आप छोड़ दो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल हमारा कहाँ काम आ रहा है वो देखिएगा। हमने कहा कि प्रथम स्वर और प्रथम पद का स्वर और दूसरे पद का स्वर कहाँ लागू होता है। देखिए, मैंने ये कहा कि अगर हम शब्द के टुकड़े करते हैं तो हमारे सामने क्या होना चाहिए, हमारे सामने उसका अर्थ निकलना चाहिए। हमारे सामने अर्थ निकलेगा तो उसके हम किसी भी प्रकार से मात्रा लगा सकते हैं। जैसे ये भी रूप आ सकता है या फिर हमारे सामने इस प्रकार का भी रूप आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तो प्रथम पद का अंतिम स्वर है और ये दूसरे पद का प्रथम स्वर है। अगर इन दोनों का संयोग करेंगे तो मित्रों वो आ ही बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा आ ही बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं ये कहूँ देहातीत, देहातीत है। एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये आ गया पदार्थ। एक हमारे सामने आ गया एग्जाम्पल सर्वांगीण। एक आ गया हमारे पास, एक एग्जाम्पल आ गया वो है पूर्णांक। तो मित्रों इसमें देखिएगा, हमने कहा कि जहाँ भी आ की मात्रा हो या जहाँ भी क्या हो, जहाँ भी आ की मात्रा हो, जहाँ भी ई की मात्रा हो, जहाँ भी ऊ की मात्रा हो, जहाँ भी री की मात्रा हो, उसके हमें टुकड़े करने हैं। देखिए मित्रों, इस देहातीत में ये रही आ की मात्रा, इसकी टुकड़े करेंगे, क्या होगा, देह। ये हो गया देह प्लस अतीत। इन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। देह का मतलब होता है शरीर, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। अब देखिए इसमें ये नियम कहाँ लागू हो रहा है, ये नियम कहाँ लागू हो रहा है, बराबर आ निकला है, ये कहाँ लागू हो रहा है वो देखिएगा मित्रों। ये जो है ये है व्यंजन है, और इस व्यंजन के साथ क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। ये तो व्यंजन है, हमने हलंत नहीं लगाया नीचे, ये व्यंजन है और स्वर भी है। व्यंजन को हमने बाहर निकाल दिया, ये रहा व्यंजन। हमने व्यंजन में से क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, स्वर निकाल दिया। तो ये रहा अपना अंतिम स्वर।
दूसरे पद में देखिए, हमने कहा कि दूसरे पद का प्रथम स्वर ही होना चाहिए। दूसरे पद का ये रहा दूसरा पद, और दूसरे पद का प्रथम स्वर ये रहा ए। ठीक, अब हमने ये कहा कि इन दोनों का योग करेंगे तब हमारे सामने आ ही स्वर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम एक ए का उच्चारण के साथ दूसरे ए का उच्चारण करते हैं तो उसका दो रूप बन जाते हैं, और दो रूप का एक साथ हम प्रयोग करेंगे या उसका उच्चारण करेंगे तो मित्रों क्या होगा? उसकी आवाज़ ज़्यादा निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। आवाज़ ज़्यादा निकलेगी तो उसके बड़े रूप में निकलेगी, बड़े रूप में इस रूप में निकलेगी। देखिए आ। अब देखिए, अब ये आ है तो हमारे पास ये बचा क्या है? हमारे पास ये इस रूप में आया देह, ये देह हो गया, प्लस ए को हमने बाहर निकाल दिया, शेष क्या बचा? तीत बचा। अब मित्रों इनका कोई मतलब नहीं निकलता, न तो देह का मतलब निकला क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है, न ये तीत का मतलब निकला। तो क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमने इसमें से ए को बाहर निकाल लिया और इसमें है में से ए को बाहर निकाल लिया। इस प्रकार से दोनों का योग करेंगे तब जाकर के ये बन गया आ, बन गया। तो इसी प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या हो? अंतिम स्वर, और प्लस क्या हो? दूसरे पद का प्रथम स्वर। अगर संयोग करेंगे तो मित्रों वो ही क्या है? संधि है। तो मित्रों अब देखिए इसमें क्या है, हमारे सामने ये एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम इस पदार्थ के टुकड़े करें, क्या हो गया? पद प्लस अर्थ। इसमें ये क्यों निकला है? पद। देखिए ए कहाँ है? इस द में ए ये रहा, अर्थ में ए कहाँ है? ये रहा ए। दोनों संयोग करें तब ये आ बना, और आ की मात्रा कहाँ है? ये रही आ की मात्रा। ऐसे ही पूर्णांक में ये हो गया पूर्ण प्लस अंक। इसमें कहाँ है? ए कहाँ है? ये देखिए, ये पूर्ण सर के ऊपर बैठा हुआ है, ये र पूरा है, ये न आधा है। तो एक ए ये रहा और एक ए ये रहा, दोनों आपस में संयोग करें तब जाके ये बना आ। ऐसे ही सर्वांगीण, ये हो गया सर्व प्लस अंगीण। तो ये रहा ए इसमें, और ये रहा ए। इस प्रकार से दोनों संयोग करें तब बन गया आ। तो मित्रों इस प्रकार से हमारी जो स्वर संधि है, स्वर संधि का मतलब ये है कि प्रथम पद का अंतिम जो स्वर होगा, चाहे वो लघु स्वर हो या फिर दीर्घ स्वर हो, किसी भी रूप में हो, और दूसरे पद का प्रथम स्वर चाहे लघु हो या फिर दीर्घ स्वर हो, किसी भी रूप में हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है मित्रों, इस प्रकार से हम संधि के टुकड़े करेंगे या शब्द के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद हम यह देखें कि क्या इस शब्द का अर्थ निकल रहा है। पहली कंडीशन ये है, अगर शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है तो उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है, अगर प्रत्यय या उपसर्ग नहीं हो सकता है तो नहीं है, तो उसकी जगह क्या होगा? उसकी जगह कोई धातु होगी। धातु एक प्रकार से शब्दांश का रूप होती है। तो इस प्रकार से हम संधि के किसी शब्द के टुकड़े करेंगे। तो आगे देखिएगा, तो इसी प्रकार से हम शब्द के टुकड़े करेंगे, और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, और उसी एग्जाम्पल के आधार पर हमें शब्द के बहुत सारे टुकड़े करने हैं और उनके संधि विच्छेद करनी है। तो देखिए मित्रों, अब हम आगे लेके आ रहे हैं, जैसे खगाश्रय है। खगाश्रय एक शब्द और है हमारे सामने, भयानक। एक शब्द और है हमारे सामने, हिमागम। एक शब्द और है हमारे सामने, पंचायत। एक शब्द और ले लेते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण। एक शब्द और ले लेते हैं, स्नेहकांक्षी। अब देखिए मित्रों, इनके टुकड़े करें। खगाश्रय हमने कहा कि ये किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्यों आएंगे? क्योंकि हमें मित्रों शब्द का अर्थ निकालना है, इसलिए हम इस प्रकार से इसके टुकड़े कर रहे हैं। हमें शब्द का क्या निकालना है? उसके अर्थ निकालने हैं।
और अर्थ निकालेंगे तो मात्रा ये किसी भी रूप में आ सकती है। 1, 2, 3 और ये 4 किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये देखिए, अब इसमें देखिए, इसके टुकड़े करें, खग प्लस आश्रय। तो मित्रों आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा नियम लागू हुआ। इसमें ये रहा ए और ये रहा आ, तो इसमें संयोग कौन सा हो रहा है, इसका मतलब ये है ए प्लस आ संयोग करे हैं तब जाकर कि आ स्वर बना है। तो इसका मतलब ये है, ये उदाहरण किसके हैं, इसके उदाहरण है। ऐसे ही हम भयानक के टुकड़े करें, भय प्लस आनक, ये किसका उदाहरण है, ये रहा ए और ये रहा आ, दोनों संयोग करें आ बन गया। ऐसे ही हिमागम, ये रहा हिम प्लस आगम, इसके टुकड़े हो गए, ये रहा ए और ये रहा आ, कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ये आ गया। ऐसे ही पंचायत, ये रहा पंच प्लस आयत, इसमें ये रहा ए और ये रहा आ, हो गया। इसमें गुरुत्व में गुरुत्व प्लस आकर्षण, इसमें कौन सा, ये रहा आ और ये रहा ए। इसमें स्नेह आकांक्षी, ये रहा स्नेह प्लस आकांक्षी, आकांक्षी, ये रहा ए और ये रहा आ। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम उन एग्जाम्पलों का बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने रखें तो टुकड़े हमें इसी प्रकार से रखने हैं। तो एक तो ये आ गया। अब हम दूसरा पार्ट लेके आएँ, दूसरा पार्ट हम करें या दूसरे एग्जाम्पल हम लेके आएँ। जैसे मैं लिखूँ यहाँ, एक है हमारे सामने पुरावशेष, पुरावशेष, एक एग्जाम्पल ब्रह्मांड, एक एग्जाम्पल और है श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, एक एग्जाम्पल और ले हम सुधांशु, एक एग्जाम्पल और ले तथापि। इनके हम टुकड़े करें, इनके हम टुकड़े करेंगे। देखिए इसका अर्थ निकलना चाहिए, इसका अर्थ निकलना चाहिए पूरा, पूरा का मतलब है प्राचीन प्लस अवशेष, अवशेष। अब देखिए ये रहा आ की मात्रा आ और ये रहा ए, दोनों मिले क्या बना आ, और आ की मात्रा कहाँ है, ये रही आ की मात्रा। ऐसे ही हम ब्रह्मांड की करें, ये रहा ब्रह्म प्लस ब्रह्मा, ब्रह्मा प्लस अंड, ये रहा आ की मात्रा और ये रहा ए। ऐसे ही श्रद्धांजलि की करें, ये रहा श्रद्धा प्लस अंजलि, इसमें आ की मात्रा ये रही और ए ये रहा। ऐसे ही सुधांशु की करें, सुधा प्लस अंशु, ये रहा आ की मात्रा और ये रही ए, और दोनों मिले तो ये रहा आ की मात्रा। ऐसे ही तथापि तय था प्लस अपि, इसमें ये रही आ की मात्रा और ये रहा ए, दोनों मिले आ बना। आ कहाँ है, ये रहा। तो मित्रों मैंने ये बताया था कि जहाँ भी शब्द में आपको ये आ की मात्रा दिखाई दे, जहाँ भी शब्द में बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे, जहाँ भी शब्द में ये बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे, या जहाँ भी शब्द में ये मात्रा हमें दिखाई दे, तो हमें उसके टुकड़े वही से करने हैं। और उसके टुकड़े हमें कैसे करने हैं, इसके टुकड़े हमें ऐसे ही करने हैं। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देने वाली बात कौन सी है, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के टुकड़े करते समय उसका अर्थ निकलना चाहिए या फिर उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय निकलना चाहिए। अगर उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है तो क्या होगा, उसकी जगह कोई धातु या कोई ना कोई शब्दांश जरूर होगा। तो ऐसे ही इसमें जो एग्जाम्पल आया है आ प्लस ए, आ प्लस ए, ये रहा आ प्लस ए। तो इस प्रकार से हमारे और भी एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल जैसे मैं आपको और भी बताऊंगा। और एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, हम एग्जाम्पल लेते हैं महास्य, महाशय। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, और भी एग्जाम्पल जैसे विद्यालय। देखिए मित्रों, विद्यालय को हम आज ऐसे लिखते हैं, विद्या प्लस नहीं विद्यालय, ऐसे भी लिखते हैं। और एग्जाम्पल ले हम संकालु। और एग्जाम्पल लेते हैं हम दयानंद। और एग्जाम्पल ले लें रचनात्मक, रचनात्मक। ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द ले सकते हैं।
अब देखिए इसके हम टुकड़े करें। इसके टुकड़े करते समय हम क्या करेंगे, अर्थ निकल आना चाहिए। मेन बात यही है कि उसका अर्थ निकल आना चाहिए। अर्थ कहाँ निकल रहा है वो देखिए, महा प्लस आस्य। अब देखिए इसमें क्या है, ये रहा आ की मात्रा, चलो हमने निकाल दिया आ की मात्रा, और ये रही एक और आ की मात्रा दूसरे पद में, और प्रथम पद में ये रही, और दूसरे पद में आ कहाँ है, ये रहा। दोनों मिले तब क्या बना, ये आ बना। आ बना, आ की मात्रा इसमें कहाँ है, ये रही आ की मात्रा। अगर हम इसमें से बाहर निकालेंगे, आ को बाहर निकालने के बाद हमारे पास ये बचता है, और इसमें ये बचता है। दो पद, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों के बीच में हम इस मात्रा का प्रयोग करेंगे, इस मात्रा का संयोग करेंगे, तब जाकर के हमारे सामने ये शब्द बनेगा। ये शब्द आ गया। ऐसे ही हम विद्यालय की करें, विद्या प्लस आलय। इसका मतलब अर्थ निकल आना चाहिए और कुछ नहीं प्रकट होना चाहिए। आ की मात्रा ये रही, और दूसरे पद में आ की मात्रा ये रही, दोनों का संयोग हुआ तो आ बाहर निकल के आया, और आ की मात्रा कहाँ है, ये रही। ऐसे ही हम संकालों में देखें, इसमें संकालों में संका प्लस आलू, ये बना। आ की मात्रा ये रही और दूसरे पद में आ की मात्रा ये रही, दोनों संयोग करें तब आ बना, आ की मात्रा हमारे सामने ये रही। ऐसे ही दयानंद, दया प्लस आनंद, प्रथम पद में ये रहा आ, दूसरे पद में ये रहा आ, दोनों संयोग करें आ बना, आ की मात्रा ये रही। ऐसे ही रचनात्मक, रचना प्लस आत्मक, प्रथम पद में आ की मात्रा ये रही और दूसरे पद में आ की मात्रा ये रही, दोनों संयोग करें आ बना, और आ हमारे इस शब्द में ये रहा। इस प्रकार से मेरे मित्रों हम संधि विच्छेद के टुकड़े कर सकते हैं। बस शर्त हमारी यही है कि टुकड़े करते समय उन शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो अगले ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख सकते हैं, और आगे हम यह कह सकते हैं कि अगर ह्रस्व स्वर होगा तो ह्रस्व स्वर का मतलब छोटी ई की मात्रा हो या ए की मात्रा हो या फिर ऊ की मात्रा हो, इनके टुकड़े तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो इनको पद में रखना है, स्वर संधि के प्रथम पद में रखना है या दूसरे पद में हमें इसको रखना है। तो इसलिए इनके तो टुकड़े होंगे नहीं। इसके जो दीर्घ रूप है, इनके जो दीर्घ रूप है, जैसे ये ए का दीर्घ रूप ये और ऊ का दीर्घ रूप ये, इन्हीं के टुकड़े करने हैं। मात्रा को हमें कहाँ से तोड़ना है, शब्द में मात्रा होगी, बड़ी मात्रा होगी, वहीं से हमें शब्द को तोड़ना है। तो इस प्रकार से हमारा ये नियम, या ए प्लस ए, या हम यह पढ़ रहे हैं ए या आ के संयोग से, ए या आ ही संयोग होगा, ये प्रथम पद ये दूसरा पद, दोनों आपस में मिलेंगे तो हमेशा वो आ ही बनेगा। आ हमें इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें शब्द का अर्थ निकालना है, बस हमें यही ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अब हम बात करें दूसरे स्वर की जो ई स्वर के रूप में है। हम बात करें ई, हम यहाँ लिख रहे हैं ई या ई, इनमें से कोई संयोग करेगा, इसके बाद में क्या आएगा, इनमें से कोई एक स्वर होगा। अगर इन दोनों का संयोग होगा तो हमारे सामने यही ई ही बनेगी। कहने का मतलब किसी शब्द में ये बड़ी मात्रा होगी तो बड़ी मात्रा का टुकड़ा हम इस रूप में करेंगे। इस रूप का मतलब ये है कि ये तो है प्रथम पद का अंतिम स्वर और ये है दूसरे पद का प्रथम स्वर। तो इस प्रकार से हमें शब्द के टुकड़े करने हैं। तो वो देखिएगा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखें, जैसे प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा, और भी शब्द है हमारे सामने, जैसे मैं ये कहूँ कविंद्र है, कविंद्र, और भी हमारे सामने है जैसे प्रतीक है, प्रतीक, और भी है जैसे मुनिंद्र है। इस प्रकार से हमारे सामने बड़ी मात्रा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसके टुकड़े करें, क्या हो गया, प्रति प्लस इच्छा, ये क्यों आया। अब देखिए मित्रों, ये रही छोटी ई की मात्रा, ठीक, प्रथम पद का अंतिम स्वर, दूसरे पद का ये रहा प्रथम स्वर, ये रहा, ठीक। अब दोनों जब आपस में मिले तब हमारे सामने ये दीर्घ ई आया, और दीर्घ ई की मात्रा कहाँ है, ये रही दीर्घ ई की मात्रा, ठीक।
अब देखिए मैंने कहा मित्रों कि शब्द के टुकड़े करते समय उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, या अर्थ नहीं निकल रहा है तो क्या होना चाहिए, उसका कोई उपसर्ग हो सकता है। तो मित्रों ये क्या है, मुझे ये बताइए। प्रति, प्रति एक प्रकार से उपसर्ग है, एक प्रकार से इसका अर्थ भी निकलता है। ये रहा उपसर्ग। ऐसे ही हम इसके टुकड़े करें, कवि प्लस इंद्र, ये रहा ई और ये रहा ई, दोनों संयोग करें, दीर्घ ई की मात्रा ये लगी, ये रहा प्रति, ये रहा प्रति प्लस ये रहा इक, ये रही छोटी ई की मात्रा और ये रही दूसरे पद में ई की मात्रा, दोनों संयोग करें, ये रही दीर्घ ई की मात्रा ये रही। ऐसे ही मुनिंद्र, ये मात्रा बड़ी मात्रा, इसमें मुनि प्लस इंद्र, ये रहा ई, ये ई, दोनों की मात्रा ये रही। ऐसे ही अधीन, अधि प्लस इन। अब देखिए ये रहा अधि में ई की मात्रा और ये रही दूसरे पद की मात्रा, दोनों संयोग किए, ये रहा और ये मात्रा ये आ गई। अब मित्रों ये अधि क्या है, ये अधि भी एक प्रकार से उपसर्ग है। हो गया। तो इस प्रकार से हम शब्द के टुकड़े करते समय हमें ध्यान देना है। तो मित्रों एक मेरी बात और सुन लेना, एक सुन लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर हम ई प्लस ई के संयोग से कुछ दीर्घ ई बना रहे हैं और दीर्घ ई बनाते समय हमारे सामने दूसरा जो पद है, दूसरा पद अगर इंद्र के रूप में आ रहा है तो मित्रों हमेशा उसकी मात्रा इंद्र में हमेशा मात्रा छोटी ही रहती है। मात्रा क्या रहती है, हमेशा मात्रा छोटी रहती है। बस विशेष ध्यान देना इस बात का, हमेशा इंद्र में छोटी मात्रा रहेगी। अगर दूसरे पद में इंद्र आ रहा है तो भूल से कभी भी बड़ी मात्रा मत कर देना, नहीं तो अपना गलत हो जाएगा। इंद्र में मात्रा यही होती है, छोटी ई ही होती है। आगे देखिएगा, दूसरा है अपना, दूसरे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे योगीश्वर है, योगीश्वर, और भी है हमारे सामने एग्जाम्पल है कविंद्र, योगीश्वर है, अधीक्षक है, अधीक्षक है, परीक्षा है, इसी के साथ साथ और भी है गिरीश है, गिरी ले सकते हैं, हरीश, और भी हम ले सकते हैं कपीस। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब देखिए हमने कहा कि ई की बड़ी ई की मात्रा होगी, अगर टुकड़े होने लायक है तो हमें वहीं से टुकड़े करने हैं, ये रही बड़ी की मात्रा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा योगी प्लस योगी, योगी नहीं होगा मित्रों, ये योगिन बनेगा। योगिन क्यों बनेगा, क्योंकि ये संस्कृत में ये नियम चलता है, अगर योगी है, पक्षी है, अगर पहले वाले शब्द में आ रहे हैं, पहले से वाले शब्द में ये पहले वाले टुकड़े में ये शब्द आ रहे हैं तो हमें नय लगाना ही पड़ेगा। और नय लगाएंगे तो दूसरे पद में अगर हम स्वरूप का मेल करेंगे तो नय का लोप हो जाएगा, इसलिए हम पहले पद में योगी के साथ नय का प्रयोग करते हैं, प्लस ईश्वर। अब देखिए मित्रों ये नय क्या है, ये ई की मात्रा, देखिए ये रही ई की मात्रा, ये तो ई की मात्रा, और दूसरे पद में बड़ी ई की मात्रा ये रही, तो हमेशा ई और ई का योग होगा तो हमेशा बड़ी ई की मात्रा होगी और नय का लोप हो जाएगा। कहाँ, कुछ एक शब्द में होगा, कुछ एक शब्दों में, जैसे कि पहले पद में योगिन आ गया, पक्षी आ गया, राजन आ गया, तो राजन, पक्षीन, योगिन, ऐसे कुछ एक शब्द हैं, उनका संयोग करते समय नय का लोप हो जाता है। एक अपवाद, सबसे बड़ा अपवाद हमारे हिंदी व्याकरण में यह है कि आखिर लोप क्यों हो गया और नय क्यों लगाया, नय की यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी प्रकार से हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत सारे अपवाद हैं और ये अपवाद संस्कृत से चले आ रहे हैं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करना पड़ेगा, मान लो अगर कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है और इस प्रकार के शब्द में संधि विच्छेद पूछ ली जाती है तो कुछ एक शब्दों में हमें नय लगानी पड़ेगी। हालांकि ये शब्द गलत है, योगी, योगी नहीं होता, योगी ये होता है, योगी ये सही है, ये गलत है, लेकिन नय लग गया, नय के लगने की वजह से ये छोटी ई की मात्रा लग गई। ऐसे ही अधीक्षक, अधि प्लस इक्षक, ये रही ई की मात्रा और ये रही बड़ी ई की मात्रा, दोनों संयोग किए, इनकी मात्रा बड़ी ही बनेगी, ये रही बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए मित्रों ये अधि क्या है, अधि एक प्रकार से उपसर्ग है,
ठीक ऐसे ही परीक्षा, परी प्लस इक्षा, ये रही ई की मात्रा छोटी और ये बड़ी, दोनों संयोग की इनकी मात्रा ये रही बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही गिरीश, गिरी प्लस ईस, ये रही छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी। ऐसे ही हरीश, हरी प्लस ईस, हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है मित्रों कि अगर दूसरे पद में अगर ई के टुकड़े कर रहे हैं तो दूसरे पद में अगर ईश या ईश्वर आ रहा है, मैंने पहले ये बताया कि इंद्र आ गया तो मात्रा छोटी होगी, अगर ईश या ईश्वर आ गया दूसरे पद में तो मात्रा हमेशा बड़ी होगी, बड़ी ई का ही हमें प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये रूल्स आगे और बढ़ रहा है। और भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको ये और भी एग्जाम्पल लिखवाऊँ, जैसे महेंद्र है, और भी हैं, जैसे महेंद्र है, महेंद्र, यतीन्द्र, ये एग्जाम्पल है। जैसे हम इनके टुकड़े करें, इन शब्दों के हम टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करने के पश्चात हमें केवल वही देखना है कि शब्द का अर्थ निकल आना चाहिए। क्या निकल आना चाहिए मित्रों? शब्द का अर्थ निकल आना चाहिए। तो शब्द का अर्थ निकलेगा तो देखिए हमने क्या लिखा, इंद्र इंद्र इंद्र। इंद्र तो हमने ये पढ़ लिया कि इंद्र में हमेशा छोटी ई की मात्रा आएगी, ठीक, इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, ये आ गया इंद्र। इसमें इंद्र छोटी ई की मात्रा, ये आ गया इंद्र। बाकी किस रूप में होंगे? ये होगा मही प्लस इंद्र, ये होगा सची प्लस इंद्र, ये होगा यति प्लस इंद्र। तो मित्रों ये रही बड़ी ई की मात्रा और ये रहा इंद्र, दोनों संयोग किया बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये रही। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा ये रही पहले पद में और दूसरे पद में इंद्र ये रहा, संयोग किया ये, इसकी मात्रा ये रही, बड़ी ई ये रहा और छोटी ई ये रहा, दोनों संयोग किए तब जाकर की बड़ी मात्रा बनी और मात्रा इस शब्द में ये रही। इस प्रकार से हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे रजनीश है, रजनीश में देखिए मैंने कहा कि अगर ईश आ रहा है तो ईश तो हमेशा बड़ा ही होगा, ईश में ई की मात्रा बड़ी होगी। अब देखिए ये क्या होगा, रजनी प्लस ईश, इसमें ये क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा, और दूसरे पद में क्या है, बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई और दीर्घ ई दोनों संयोग किया तब दीर्घ ई बना और दीर्घ ई की मात्रा ये रही। हमें ये देखना था कि दोनों शब्दों का, दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए था और हमारे सामने अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही और भी है, जैसे नारीश्वर, टुकड़े करें, ये रही बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के ही हमें टुकड़े करने हैं, नारी प्लस ईश्वर। तो इस प्रकार से हम शब्द के टुकड़े कर सकते हैं। ये रही बड़ी ई और ये बड़ी ई, दोनों संयोग किया, दीर्घ ई की मात्रा ये रही। तो इस प्रकार से मित्रों हमें शब्दों के टुकड़े करने हैं, और शब्दों के टुकड़े करते समय हमें मुख्य बात यही ध्यान में रखनी है कि शब्द का अर्थ या पदों, दोनों पदों का अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो मित्रों क्या होना चाहिए, उपसर्ग या कुछ भी हो सकता है, ये कुछ उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ें। हमने कहा कि एक मात्रा ये भी हो सकती है, एक मात्रा यह भी हो सकती है, दीर्घ ऊ की मात्रा। इस मात्रा का मतलब है ऊ और ऊ का संयोग करेंगे तो ही हमारे सामने दीर्घ ऊ बनेगा, इसका हम संयोग करेंगे तो भी हमारे सामने यही होगा। अगर इस प्रकार से हम शब्दों में संयोग करेंगे, मात्राओं का संयोग करेंगे तो ऐसे ही होगा। अगर हम इस रूप में करेंगे तो भी हमारे सामने ये ऊ ही होगा। इसका मतलब किसी भी शब्द में दीर्घ ऊ की मात्रा हमें दिखाई दे तो दीर्घ ऊ की मात्रा के टुकड़े हम इस रूप में ही करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल है जैसे लघुर्मी है, लगूर्मी है, सिंदूरमी है, अनुदित है, सिंधुर्मी, अनुदित है, मंजुषा है, मंजुषा, वदुत्सव है, वदुत्सव। इनके टुकड़े करें
देखिए, अनुदित, अनु प्लस उदित, मंजूषा, मंजू प्लस उषा, वधु प्लस उत्सव। इसमें ये रहा ऊ की मात्रा और ये रही ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, दीर्घ ऊ। क्या बन गया? ये दीर्घ ऊ बन गया। लघु स्वर लघु स्वर दोनों संयोग किया, ये मात्रा और इसकी मात्रा ये रही। ऐसे ही मंजू, ये रही ऊ की मात्रा छोटी और ये रहा ऊ की मात्रा छोटी, दोनों संयोग किए, दीर्घ ऊ बना, दीर्घ ऊ की मात्रा ये रही। ऐसे ही लघुर्मी में ये ऐसे ही लघु प्लस उर्मी, ये रहा छोटा ऊ की मात्रा और ये रही बड़ी ऊ की मात्रा, दोनों संयोग किए, ये रहा। दोनों के अर्थ निकले, लघु का मतलब छोटा, उर्मी का मतलब तरंग। यह है सिंधु, सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु में ऊ की मात्रा ये रही छोटी और ये रहा दीर्घ ऊ, दोनों संयोग किए, इसकी मात्रा ये रही। सिंधु एक क्षेत्र विशेष, उर्मी का मतलब लहर या तरंग। इस प्रकार से मित्रों हम शब्द के टुकड़े अच्छी तरह से कर सकते हैं। और एक संस्कृत का शब्द और ले लेते हैं हम। हमने कहा कि अगर ये री और ये री आपस में मिलेंगे तब उसका दीर्घ री बनेगा। ऐसे जो शब्द हैं हमारे हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में हैं। हिंदी व्याकरण में हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो देखने के लिए मिलते हैं वो शब्द संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पितृण है, पितृण, ये दीर्घ री है। इस दीर्घ री के हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े कैसे करेंगे? एक री और री इस प्रकार से होगा। ये तो प्रथम पद में होगा, ये दूसरे पद में होगा। तो प्रथम पद में हम इस री का प्रयोग करें। देखिए, ये रहा पितृ और ये रहा री, ये रहा ऋण। पहले पद में ये रहा री और दूसरे पद में ये रहा री, दोनों का संयोग किया तो हमारे सामने दीर्घ री बन गया, ये रहा। तो इस प्रकार से री प्लस री का हम संयोग करेंगे तो दीर्घ री बनेगा। और दीर्घ री का जो एग्जाम्पल है हमारी हिंदी में बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। अगर हैं तो केवल कुछ एक 5 या 7 कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके हम यहाँ उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब ये था, हमारा कहने का मतलब ये था मित्रों कि जहाँ भी लघु स्वर आपस में संयोग करेंगे तो आपस में संयोग करने के पश्चात जो भी मात्रा हमारे सामने दिखाई दे रही है बस हमें उसी के टुकड़े करने हैं। अब बात करते हैं हम संधि का दूसरा भेद, वो है गुण संधि। तो देखिए मित्रों, मैंने गुण संधि के बारे में बताया था आपको। जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो स्वर पढ़ते समय हमने ये बताया था कि स्वर, अगर हम इन दो भिन्न स्वरों का संयोग करेंगे तो हमारे सामने ये स्वर बाहर निकल के आता है। ऐसे ही हम एक और बताया था, ऐसे ही हम ए के साथ हम ऊ का उच्चारण करेंगे तब हम इस प्रकार का स्वर का उच्चारण करेंगे। ए और ऊ का उच्चारण करेंगे तो हम इस प्रकार का उच्चारण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये न तो ए है और न ये ऊ है। तो मित्रों, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा। मेरा जो पहला वीडियो आया था जो स्वरों के बारे में आपको बताया था, एक बार उसको देखने का प्रयास करना। उसमें सब कुछ मैंने बताया है कि स्वर इस प्रकार से बनते हैं और स्वर जिस प्रकार से बने हैं और जिस प्रकार से बने हैं तो उसको हमें वैसे ही तोड़ना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए मित्रों, हम स्वर संधि के बारे में जो संधि विच्छेद के बारे में हम पहले क्लास जारी किया था, या हमने पहली क्लास में ये बताया था कि मित्रों हमें केवल 4 बातों का ध्यान रखना है और 4 बात वही हैं। इसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि स्वर जिस प्रकार से हमने बनाए थे वैसे के वैसे ही हमें तोड़ने हैं। तोड़ेंगे कैसे? क्योंकि हमें उसमें अर्थ ढूंढना है। उसमें हमें अर्थ नहीं मिल रहा है तो उसमें हमें क्या ढूंढना है? उसमें हमें एक प्रकार से उपसर्ग या प्रत्यय को बाहर निकालना है। बस यही बात थी हमारी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गुण संधि का मतलब होता है दो भिन्न स्वरों के संयोग से अगर कोई दूसरी अन्य ध्वनि बनती है तो मित्रों वो ही गुण संधि कहलाती है। जैसे ये रहा एक अलग स्वर और ये रहा अलग स्वर, दोनों भिन्न स्वर हैं, दोनों भिन्न स्वरों का संयोग किया तो हमारे सामने ये ओ ध्वनि बाहर निकली है।
ऐसे ही अगर हम ए के साथ हम री का संयोग करेंगे तो भी हमारे सामने अरे ही निकलेगा। तो मित्रों गुण संधि में इसके एग्जाम्पल बहुत ही कम है, हम गुण संधि में इन्हीं को आगे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी शब्द में ये मात्रा, जहाँ भी शब्द में ए की मात्रा और जहाँ भी शब्द में ये ओ की मात्रा हो, वहाँ हमें शब्द के टुकड़े करने हैं। वहाँ से हमें क्या करने हैं? शब्द के टुकड़े करने हैं। बस हमें यही ध्यान रखना है। और इसके टुकड़े हम कैसे करेंगे? इसके टुकड़े हम ऐसे करेंगे, या तो पहले पद में ए होगा या फिर आ होगा, दूसरे पद में हमारे सामने या तो ई होगा या फिर दीर्घ ई होगा। ये तो प्रथम पद का है और ये दूसरे पद का प्रथम स्वर। ये तो क्या है? प्रथम पद का अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर। और ये क्या है? ये दूसरे पद का प्रथम स्वर। तो मित्रों इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर हम इनका संयोग करेंगे तब हमारे सामने ये ए स्वर बनता है। और इस ए का मतलब है जहाँ भी शब्द में ये मात्रा होगी उस मात्रा के हमें टुकड़े करने हैं। टुकड़े करेंगे कैसे? इस रूप में करेंगे, कोई भी एक हो सकता है। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल लें, और ऐसे ही इस ओ का एग्जाम्पल है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। जैसे मैं ये कहूँ, एग्जाम्पल हमारे सामने है गजेंद्र इतरेतर। एग्जाम्पल हमारे सामने गजेंद्र है, इतरेतर है। हमने क्या बताया? जहाँ भी शब्द में ये मात्रा हो, ए की मात्रा हो, बस ये रही ए की मात्रा, हमें शब्द के टुकड़े वहीं से करने हैं। और ये ए कैसे बना है? ये मित्रों ए ऐसे बना है, या तो ए होगा या फिर ई होगा, इनमें से कोई एक होगा, तब जाकर के ये ए की मात्रा बनेगी। तो हमें इसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करते समय हमें वही बात ध्यान में रखनी है कि शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। तो मित्रों हमें कौन सी मात्रा का टुकड़ा करना है? हमें इस मात्रा का टुकड़ा करना है, इस मात्रा के टुकड़े करने हैं। तो ये मात्रा कैसे बनी है? या तो इस रूप में बनी, ये प्रथम पद और ये दूसरा पद, हमें इस रूप में तोड़ना है। लेकिन क्या है, हमने ये बताया कि उसका अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ निकलेगा कब? हम इसके आधार पर उसके टुकड़े करेंगे तो ही उसका अर्थ निकलेगा। तो इसके टुकड़े करेंगे हम। टुकड़े करने के बाद हमारे सामने क्या निकलता है? ये रहा गज और ये रहा इंद्र। अब देखिए ये रहा ए, हमने कहा कि प्रथम पद का अंतिम स्वर होना चाहिए, दूसरे पद का प्रथम स्वर होना चाहिए। ये रहा हमारे सामने, ये रहा ए और ये रहा ई, दोनों संयोग किए तब बना क्या? ये स्वर बना। और इस स्वर की मात्रा शब्द में किस प्रकार से है? इस प्रकार से है। अब देखिए शब्द में मात्रा कहाँ है? ये शब्द में मात्रा ये रही। ऐसे ही इतरेतर, इतर प्लस इतर, इसके टुकड़े ये। ए कहाँ है? इस रे में ए छिपा हुआ है, हमने ए को बाहर निकाल दिया। एक ई ये रहा, दोनों मिले ये रहा ए, और इस ए की मात्रा ये रही। अपेक्षा, इसमें मात्रा ये रही, इसके टुकड़े करने अप प्लस इक्षा। ये रहा ए, देखिए ये रहा ए और ये रहा ई, दीर्घ ई, दोनों संयोग किए बड़ी ए की मात्रा। ऐसे ही रमेश, एक और लिखते हैं राकेश, इसके टुकड़े करें, ए की मात्रा ये रही, इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करते समय हमारे सामने क्या निकलना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए। रमा प्लस ईस में मात्रा हमेशा बड़ी होती है। ये रहा आ की मात्रा और ये रही ई की मात्रा, दोनों संयोग की इसकी मात्रा ये रही। ऐसे ही राकेश, राका प्लस ईस, ये रहा आ की मात्रा और ये रही दीर्घ ई की मात्रा, दोनों संयोग किए ये रहा इसकी मात्रा ये रही। इस प्रकार से मेरे मित्रों ये गुण संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गुण संधि का हमने ये बताया कि जहाँ भी भिन्न स्वर आपस में संयोग करते हैं, संयोग करने के पश्चात अगर कोई भिन्न स्वर बना रहे हैं तो समझ लेना
कि वो क्या है, वो गुण संधि है। अगर हम ए या आ में से उ या उ का ही संयोग करेंगे तब हमारे सामने ये ध्वनि बाहर निकल के आती है। इसका मतलब ये है किसी भी शब्द में ये ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा होगी तो हमें टुकड़े इस रूप में करने हैं, प्रथम पद का अंतिम स्वर और दूसरे पद का प्रथम स्वर। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे भावोदय, भावोदय, नवोदय, नवोदय, टुकड़े करेंगे हम इसके। देखिए हमें क्या करना है, हमें मात्रा देखनी है, मात्रा बड़ी है तो उसी के टुकड़े करने हैं। ये रही ओ की मात्रा, हमें इसके टुकड़े करने हैं। इसके टुकड़े कैसे करेंगे, हम टुकड़े ऐसे करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो पहले शब्द में ये रहा भाव प्लस उदय, ये रहा ए, ये रहा, और दूसरे पद में उ ये रहा, दोनों संयोग किए ओ बना, और ओ की मात्रा ये रही। ऐसे ही नव प्लस उदय, प्रथम पद में ए ये रहा और दूसरे पद में उ ये रहा, दोनों संयोग किए, मात्रा ये रही। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे महोत्सव है, महोदय है, महोदय, महोत्सव, महोत्सव, इसके टुकड़े करें महा प्लस उदय, आ ये रहा, क्योंकि महा का मतलब होता है बड़ा, उदय आगमन होना, ये आ, ये रहा उ, दोनों संयोग किए, ओ की मात्रा ये रही। ऐसे ही महोत्सव, महा प्लस उत्सव। अब देखिए ये रहा आ की मात्रा और ये रहा उ, इस प्रकार से दोनों संयोग किए, ओ की मात्रा ये रही। गंगोर्मी है, गंगोर्मी, इसके टुकड़े करेंगे गंगा प्लस उर्मी। मित्रों ये रहा आ और ये रहा दीर्घ उ, दोनों संयोग किए, ओ बना, और ओ की मात्रा ये रही। तो इस प्रकार से हमें गुण संधि के एग्जाम्पल हमें बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि मात्रा जहाँ भी बड़ी मात्रा होगी हमें केवल उसी के टुकड़े करने हैं, और टुकड़े करने के पश्चात जो अर्थ बाहर निकलता है तो समझ लेना कि आपकी जो संधि है या संधि के आपने जो टुकड़े किए हैं या विग्रह किया है वो बिल्कुल आपके सही हैं। और बाकी अभी समय अभाव की वजह से हम क्लास को यहीं समापन करेंगे और बाकी की क्लास हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। धन्यवाद।